वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक की एक्सरसाइज 3.4 का लेक्चर 2 देखेंगे और आज हमारा जो चैप्टर है थर्ड वो फिनिश हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा, अगर सेकंड लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर देखना मस्ट है। उसके अंदर बेसिक था हमारे स्टेप्स थे कि जो हमारा जैकोबी फंक्शन है वो कहाँ लगते हैं, कहाँ, जहाँ x1 x2 x3 और p1 p2 p3 हो, और वो स्टेप्स हम कैसे यूज़ करेंगे। तो लेक्चर 1 मस्ट है, उसका बेसिक तो बिल्कुल ही, तो वो देखना ज़रूरी है और वो हम रिपीट नहीं करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन कर लिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा लेकिन थोड़ा चेंज है इन क्वेश्चंस में, तो वो चेंज देखेंगे हम। देखो क्या है ये क्वेश्चन कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, निकालना तो इसमें भी कंप्लीट इंटीग्रल है और x1 x2 x3 और p1 p2 p3 टाइप की इक्वेशन दे रखी है, तो मतलब लगेगा भी जैकोबी मेथड। लेकिन इसमें जो z है ना वो एक्स्ट्रा है, लेकिन हमारी तो जो जैकोबी मेथड है उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, x1 x2 x3 और p1 p2 p3। ये z की तो कोई जगह ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, जो ये इक्वेशन है ना वो इन्वॉल्व करती है एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्या है, z। सो वी शैल फर्स्ट रिड्यूस, तो हमें पहले जो इक्वेशन है ना फर्स्ट, उसको हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि जिसके अंदर हमारा z ना हो, ताकि हम इसके ऊपर जैकोबी मेथड को अप्लाई कर सकें। ओके, जो हमारी इक्वेशन 1 है, हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को z स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी 1/z स्क्वायर होगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो 1/z हो गया। सिमिलर यहाँ बाई में z, और z स्क्वायर करेंगे तो इससे कैंसिल 1/z आ गया। तो x स्क्वायर प्लस x2 प्लस x3 1/z प्लस 1/z, और यहाँ भी 1/z। अब ये क्या कर दिया, जो हमारा p होता है ना वो क्या होता है, कल z अपॉन कल x होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो p1 क्या होगा, कल z अपॉन कल x1, p2 क्या होगा, कल z अपॉन कल x2, p3 क्या होगा, कल z अपॉन कल x3। तो हमने p2 को ओपन करके लिख दिया कल z अपॉन कल x2, p3 को भी ओपन करके लिख दिया कल z अपॉन कल x3, और p1 को ओपन करके लिख दिया कल z अपॉन कल x1 और इक्वल टू में 0। ओके, देन जब भी हमने अगर आपने पूरे चैप्टर की वीडियो देखी है तो हमने जो 3.3 एक्सरसाइज में भी इसी तरीके से किया था कि अगर हमें किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो उस एक्सरसाइज में भी ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें भी ऐसा ही कि हमें इस फॉर्म को है ना जैकोबी मेथड, ताकि हम अप्लाई कर सके तो उस फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने इसको z स्क्वायर से डिवाइड किया, वो हो गया। देन हम क्या करते हैं, उसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज़ को। देखो z है और ये भी z है, तो z वाली टर्म को हमने कैपिटल DZ पुट कर दिया, कल z अपॉन z। तो हमने इसको क्या पुट कर दिया, कैपिटल ऑफ, यहाँ कल z पुट करेंगे हम इसकी जगह, अपॉन कर्ल x2। सिमिलर यहाँ भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, और यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, क्योंकि हमें z रखना नहीं है इस वजह से हम ऐसा करेंगे। ओके, 1/z dz इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ dz। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पूरा है, तो log z इज इक्वल टू z हो जाएगा। ये हम पहले से इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी तो हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, लेकिन ये तो हमने अपनी मर्जी से पुट की है। देन बाद में वापस हम इसके वैल्यू वही पुट करेंगे जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो हमने अभी तो कल z अपॉन z को कैपिटल ऑफ कल z पुट कर दिया है, लेकिन बाद में वापस हम इस कैपिटल z की वैल्यू को पुट करेंगे स्मॉल z वाली टर्म्स में, तो इसलिए हमने यहीं पे इंटीग्रेशन भी कर दिया। ओके, तो x2 प्लस x3 कल z अपॉन z, इसको हमने क्या मान लिया, कर्ल कैपिटल z अपॉन कर्ल x2, प्लस इसको कर्ल कैपिटल z अपॉन कर्ल x3 होल का स्क्वायर, प्लस कर्ल कैपिटल z अपॉन कर्ल x1 इज इक्वल टू 0। देन कर्ल z अपॉन कर्ल x2, ये कैपिटल z है तो हमने इसकी वैल्यू मान ली कैपिटल P1, इसकी वैल्यू मानी कैपिटल P1, इसकी वैल्यू मानी कैपिटल P2 और इसकी वैल्यू मान ली कैपिटल ऑफ P3। तो अब हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे P2 प्लस P3 का स्क्वायर प्लस P1 इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर कोई z नहीं है, तो अब हम इसके ऊपर जैकोबी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन वैसा बन जाएगा जैसे हमने लेक्चर 1 में किया था। यहाँ तक थोड़ा अलग था, इसको हमने पहले चेंज किया है किसके अंदर, जैकोबी मेथड अप्लाई करने के लिए इस इक्वेशन को इस तरीके से चेंज किया है कि इसके अंदर x1 x2 x3 और p1 p2 p3 ही आई, कोई z टाइप की टर्म ना हो। तो सबसे पहले हमने इसको z स्क्वायर से डिवाइड किया, देन इसको पुट किया और फिर हमारी इक्वेशन बन गई। तो हमारी अब ये इक्वेशन है, अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, जैकोबी मेथड।
तो जब भी हमें जैकोबी मेथड लगाना होता है तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है क्या, जैकोबी के ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, dx1 dx2 dx3, नीचे उसके p1 p2 p3 के डेरिवेटिव, सिमिलर dp1 dp2 dp3, उनके नीचे x1 x2 x3 वाले डेरिवेटिव। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। देन अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, कर्ल f अपॉन कर्ल x1 x2 x3, कर्ल f अपॉन कर्ल p1 p2 p3। अब देखो कर्ल f अपॉन कर्ल x1, इस इक्वेशन के अंदर कहीं x1 तो है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 0। x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये इस तरीके से x2 इंटू p2 प्लस p3 का स्क्वायर प्लस x3 इंटू p2 प्लस p3 का स्क्वायर प्लस p1 इक्वल टू 0। तो जैसा ही हम इसका x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसका 0 p2 प्लस p3 का स्क्वायर आ जाएगा, x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो p2 प्लस p3 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसका p1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, p2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 ऑफ x2 p2 प्लस p3, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका p2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। सिमिलर इसमें भी हमारा ऐसा आ जाएगा, देखो कैसे बोल रही हूँ मैं, इसका अगर p2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 ऑफ x2 p2 प्लस p3 प्लस पावर आ गया 2 ऑफ x3 p2 प्लस p3। अगर हम इसका p2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो इंटू में 1 प्लस 0 भी आएगा, और 1 प्लस 0 तो वो तो हमारा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 ही है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर 2 कॉमन ले लिया, 2 ऑफ p2 प्लस p3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x2 प्लस x3, तो हमारा ये आ गया। सिमिलर अगर हम p3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देन हम ये सारी के सारी इक्वेशन इसके अंदर पुट करेंगे, dx1 अपॉन कर्ल f अपॉन कर्ल p1 की वैल्यू 1, dp1 अपॉन x इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, सारी वैल्यूज़ हमने कर दी पुट। देन हम क्या करते हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उसमें f1 और f2 की वैल्यू उनको मान लेते हैं f1 और f2, और ये हमारे क्या होता है स्टेप नंबर 2। तो जैसे ही हमने ये इक्वेशन उठाई, इस इक्वेशन को हम कोई भी फ्रैक्शन के इक्वल ले लें, जैसे dp1 अपॉन 0, इनमें से कोई भी फ्रैक्शन ले ली यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन ले ली, एनी फ्रैक्शन, तो dp1 इज इक्वल टू 0 इंटू कोई भी कुछ भी हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, dp1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये टर्म बन गई। जैसा ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, p1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट a1 आ गया। तो देन जो हमारी ये सोल्व करने के बाद इक्वेशन आती है उसको हम क्या मानते हैं, f1, तो f1 हमारा आ गया p1 इज इक्वल टू a1। देन हमने क्या किया, इसमें एक और इक्वेशन हम बनाते हैं f2 की, तो हमें इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन उठाने और उनको सोल्व करना है। तो हमने क्या लिया, 4th और 6th इक्वेशन उठा ली, क्योंकि ये सिमिलर टाइप की लग रही हैं। तो dp2 अपॉन दिस एंड dp3 अपॉन दिस, तो इससे ये कैंसिल हो गया, dp2 इज इक्वल टू dp3 आ गया। इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो p2 माइनस p3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट a2, और इसको हमने क्या मान लिया, f2 मान लिया, p2 माइनस p3 इज इक्वल टू a2। देन ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। फिर हमारा होता है स्टेप नंबर 3, जिसमें हम इन दोनों इक्वेशंस की वेरिफिकेशन करते हैं, जिसका हमारा क्या रूल रहता है कि f1 f2 इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 से 3 कर्ल f1 अपॉन में उसका कर्ल xr और f2 के नीचे pr वाला, माइनस ऑफ वही f1 के नीचे फिर pr वाला और f2 के नीचे xr वाला। जैसे हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो r की जगह 1 1 1 प्लस 2 पुट करेंगे प्लस 3 पुट करेंगे। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब f1 का अगर अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि f1 हमारा क्या है और f2 हमारा क्या है। f1 हमारा था p1 माइनस a1 लिख लेते हैं, p1 माइनस a1 और इक्वल टू में क्या बच गया फिर 0, और f2 हमारा क्या है p2 माइनस p3 माइनस a2 इक्वल टू 0, p2 माइनस p3 माइनस a2 इक्वल टू 0। तो हमारी ये टर्म है अब, ओके। तो अगर हम f1 का x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें x1 है ही नहीं तो 0, f2 का अगर p1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसमें p1 नहीं है तो 0, माइनस f1 का p1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1, f2 का अगर x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें x1 है ही नहीं तो 0, प्लस f1 का अगर x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो नहीं है 0, f2 का p2 के रिस्पेक्ट में 1, f1 का p2 के रिस्पेक्ट में है नहीं तो 0, f2 का x2 के रिस्पेक्ट में है नहीं तो 0, प्लस f1 का x3 के रिस्पेक्ट में 0, f2 का p3 के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ f1 का p3 के रिस्पेक्ट में 0, f2 का x3 के रिस्पेक्ट में 0। तो ओवरऑल यहाँ 0 0 0 0 एंड 0 0, तो क्या हो गया 0। जब हमारे ये सॉल्व करने के बाद 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी 6 जो इक्वेशन है ना f1 और f2 वाली, वो क्या हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं।
तो हमने लिख दिया हैंस वेरीफाइड। जब ये हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हमें तो सॉल्यूशन निकालना है, इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है जो हमें बोल रखा है। तो उसका हमारा क्या होता है कि dz इज इक्वल टू में pdx1 प्लस pdx2 प्लस p3 dx3। तो अगर हमें ये निकालना भी है तो इसके लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, p1 p2 p3। तो अगर हमें p1 p2 p3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन है उनको सोल्व करेंगे और वहाँ से p1 p2 p3 की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हमारे पास क्या है, एक तो 6th इक्वेशन है, ऑल्सो हमारे पास एक 4th इक्वेशन है, ये वाली ब्लर है आई थिंक, हाँ। अब देखो क्या है, x2 प्लस x3 p2 प्लस p3 का स्क्वायर प्लस p1 है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि p1 की वैल्यू क्या है, a1। तो हम यहाँ पे a1 पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। x2 प्लस x3 p2 प्लस p3 का स्क्वायर इधर जाके माइनस में हो जाएगा, p2 प्लस p3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1, ये डिवाइड में आ गया। p2 प्लस p3 स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो माइनस ऑफ a1 अपॉन x2 प्लस x3 की रूट। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। और हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, p2 माइनस p3 इज इक्वल टू a2। तो एक बार अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो p2 प्लस p3 इज इक्वल टू a2 एंड दिस इक्वेशन, तो ये कैंसिल हो गए, p2 प्लस p2 2p2 a2 प्लस माइनस, क्योंकि हमने इनको क्या किया, प्लस किया है, तो ये साइन प्लस माइनस ही रहेगी, माइनस ऑफ a1 अपॉन x2 प्लस x3 की पावर 1/2। p2 की वैल्यू आ गई, ये बाय में चला जाएगा 1/2 a2 प्लस माइनस माइनस ऑफ a1 अपॉन x2 प्लस x3 की पावर 1/2। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, p2 माइनस p3 इज इक्वल टू a2, p2 प्लस p3 दिस माइनस माइनस। और यहाँ पे अगर हमारा ये ऐसे है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ओके, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या गया, माइनस ऑफ 2p3 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस ऑफ a1 x2 प्लस x3 की पावर 1/2 प्लस a2। p3 की वैल्यू आ गई, ये बाय में चला जाएगा, तो अगर ये माइनस इधर बाय में चला गया है तो ये फिर से चेंज हो जाएगा प्लस माइनस में, माइनस ऑफ a1 अपन x2 प्लस x3 माइनस ऑफ a2, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ऑल्सो हमारा जो p1 है वो a1 है, तो ये आ गया। अब हमें p1 की वैल्यू, p2 की वैल्यू और p3 की वैल्यू क्या करनी है, इसके अंदर पुट कर देनी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, dz की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम उसका कर देंगे इंटीग्रेशन और हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल। तो हमने p1 निकाल लिया, p2 निकाल लिया, p3 निकाल लिया। अब हमें करना है इसके अंदर पुट, और पुट करने के बाद हमारा आएगा ये। ओके, तो हमने ये पुट कर दिया, dz इज इक्वल टू a1 dx1 a2 है इधर अपॉन 2 dx2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस a1 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में x2 प्लस x3 की भी पावर 1/2 dx2 प्लस माइनस ये वाला अंडर रूट ऑफ माइनस a1 2 इंटू x2 प्लस x3 की पावर 1/2 माइनस ऑफ a2 अपॉन 2 dx3। dz इज इक्वल टू a1 dx1 प्लस, अब देखो a2/2 इधर भी है इधर भी है, तो हमने a2/2 कॉमन ले लिया, dx2 माइनस dx3 हो गया। इसमें से भी हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ dx2 प्लस dx3 बच गया, प्लस माइनस हमने साथ में कॉमन ले लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन z, इसका a1 dx1 का x1 प्लस a2 अपॉन 2 dx2 का x2 dx3 का x3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस a1/2 कॉन्स्टेंट। अब देखो x2 प्लस x3 और साथ में इसका वो भी है डेरिवेटिव। अगर हमारा ऐसे होता है अंडर रूट ऑफ x, मान लो हमारा x dx होता है, किसी का भी इंटीग्रेशन हमें करना है तो x²/2 होता है। मतलब अगर ये चीज़ यहाँ हो, अगर साथ में जैसे यहाँ है x है तो इसका डेरिवेटिव भी साथ में हो, तो इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से होता है कि x²/2। सिमिलर x2 प्लस x3 और यहाँ पे क्या है dx2 प्लस dx3, तो इसका क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, मतलब 1/2 अपॉन 1/2। तो हमारी ये आ गई प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट a3, z इज इक्वल टू a1 प्लस x1 z इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 अपॉन 2 x2 माइनस x3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ a1, 2 से 2 कैंसिल, x2 प्लस x3 की पावर 1/2 प्लस a3। अब जो हमने वो z लिया था कैपिटल Z, उसकी वैल्यू हमारी क्या थी, log ऑफ z थी, तो हम वो वाली वैल्यू इसके अंदर पुट भी कर देंगे। तो यहाँ log ऑफ z a1 z x1 a2 अपॉन 2 x2 माइनस x3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a1 x2 प्लस x3 की पावर 1/2 प्लस a3। तो ये हमारे कंप्लीट इंटीग्रल आ गया है, लेकिन इसमें है ना हमें ये दिख रहा है कि
ये अंडर रूट के अंदर ना माइनस है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए हम क्या लिख देंगे कि इसको कोई और वेरिएबल नाम दे देंगे। जैसे इसको हमने क्या ले लिया, माइनस ऑफ a1 को c1 मान लिया। ओके, माइनस ऑफ a1 को हमने c1 मान लिया। सिमिलर हमने इसको भी सिंपल बना दिया, a2/2 का c2 एंड a3 को हमने c3 लिख दिया, तो हमारी ये फॉर्म बन गई। और हमने लिख दिया कि जो c1 c2 c3 है वो हमारे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो हमारा ये कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं ये पार्ट लिखना, आपकी बुक में लिख रखा था तो मैंने आपको समझा दिया कि बस सिंपल बनाने के लिए इसको ऐसा कर रखा है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखो। अगर आपने इतना भी छोड़ दिया तो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कर देना क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस है ना, इस वजह से तो आयोटा बन जाता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो इसलिए लिख देना। ओके, देन है हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। अब हमें ये तो दिख रहा है कि इसके अंदर जैकोबी मेथड ही लगे क्योंकि इसके अंदर p1, p2, p3 और x1, x2, x3 टाइप के फंक्शंस हैं। तो f ऑफ x1, x2, x3 p1, p2, p3 इज इक्वल टू दिस, हमारी ये टर्म आ गई। देन अब हम इसका क्या करेंगे, x1, x2 और x3 मतलब जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इस तरीके से, dx1, dx2, dx3, dp1, dp2, dp3, तो इस x1 के नीचे p1 वाला वही, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। तो हमें अभी इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो वैल्यू हम निकालते हैं अब। तो देखो कर्ल f अपॉन कर्ल x1, तो x1 का जब हम इसका x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऑफ p1 प्लस x1 2 इंटू p1 प्लस x1, और यहाँ x1 एक ही है तो माइनस ऑफ 3, तो हमारी ये टर्म आ गई। सिमिलर हम ये सारे डेरिवेटिव सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव होता है, हमने ये वाले डेरिवेटिव सोल्व कर लिए। और सोल्व करने के बाद हमने ये सारी वैल्यू इसके अंदर कर दी एक एक करके पुट। अब देखो हमारा क्या हो रहा है ना इसके अंदर कि नॉर्मली जो हमारी अगर हम दो इक्वेशन उठाएं तो सोल्व नहीं हो रही हैं, तो जो हम सेकंड चैप्टर के अंदर करते थे ना कि इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते थे, वो वाला हम थोड़ा रूल लगाएंगे इसके अंदर। तो देखो जैसे हमारा नॉर्मली ये सोल्व नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि माइनस ऑफ 2 p1 प्लस x1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके बाई में -3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके भी सिमिलर ये कैंसिल हो जाएगा बाई में -3, और इनको ऐड करके भी सिमिलर -3 आ जाएगा। तो अगर हम इनको ऐड कर देना ऐसे दो को, तो हमारे बात बन जाएगी इससे, क्योंकि अगर हम ऐसे दो को उठा रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, हमारी इक्वेशन सोल्व ही नहीं हो रही, तो हम f1 f2 कहाँ से लाएंगे। तो इस वजह से हमने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, ऊपर भी ऐड करना है और नीचे भी ऐड करना है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, सिमिलर इसमें न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, इसमें भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारी ये टर्म्स आ गई। अब ये टर्म्स आ गई तो हम जैसे दो को उठा लेंगे और वही इक्वेशंस को सोल्व कर देंगे। जैसे हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन उठाई, तो -3 से -3 कैंसिल, dp1 प्लस dx1 इज इक्वल टू dp2 प्लस dx2। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो p1 प्लस x1 इज इक्वल टू p2 प्लस x2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट a1 आ गया, p1 प्लस x1 इधर आ गया माइनस ऑफ p2 माइनस ऑफ x2 इज इक्वल टू a1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा x1 x2 x3 p1 p2 p3 इज इक्वल टू x1 प्लस p1 माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ p2 इक्वल टू a1। तो हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसी से अगर हम ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, यहाँ भी -3 से -3 कैंसिल, dp2 प्लस dx2 इज इक्वल टू dp3 प्लस dx3 आ गया। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। सिमिलर हम अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो p3 प्लस x3 इज इक्वल टू p2 प्लस x2 प्लस a2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, वही x3 प्लस p3 माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ p2 इज इक्वल टू a2। तो ये हमारी f2 इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। अभी इन क्वेश्चंस में ना थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी आगे जाके तो जैसे क्वेश्चन सिमिलर ही हो जाता है स्टेप्स, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे इसमें हमें ये ऐड करना पड़ा, पिछले क्वेश्चन में हमें फॉर्म को चेंज करना पड़ा था, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चेंज है इन क्वेश्चंस में और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। ओके, तो जैसे हमने अब f1 बना लिया, f2 बना लिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम वेरीफाई करते हैं इन इक्वेशंस को, और वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक रूल होता है ये वाला कि समीशन r इक्वल टू 1 से 3 कर्ल f1 अपॉन कर्ल xr कर्ल f2 अपॉन कर्ल pr माइनस कर्ल f1 अपॉन कर्ल pr कर्ल f2 अपॉन कर्ल xr। अगर हम इसको सॉल्व करें 0 आ जाए तो हमारी वेरीफाई हो जाती है। तो हमने इसकी जगह 1 रखा, तो यहाँ कर्ल f1 अपॉन कर्ल x1 p1 ये 1 आ गया। देन हम प्लस करके 2 रखेंगे, प्लस करके 3 रखेंगे, तो हमारी ये आ गई। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें f1 और f2 पता होने चाहिए। तो हम लिख लेते हैं एक बार f1 f2 पीछे से। f1 है हमारा x1 प्लस p1 माइनस x2 माइनस p2,
x1 प्लस p1 माइनस x2 माइनस p2 माइनस ऑफ a1 इक्वल टू 0। और f2 जो है वो क्या है, x3 प्लस p3 माइनस x2 माइनस p2, x3 प्लस p3 माइनस x2 माइनस p2 माइनस ऑफ a2 इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन ये है। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल डेरिवेटिव करना है। अगर हम इसका x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे f1 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। f2 का अगर p1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो p1 इसमें है नहीं तो 0। f1 का अगर p1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1। अगर f2 का x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0, x1 इसमें है नहीं क्योंकि। f1 का x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1। f2 का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, p2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस ऑफ 1, माइनस करके f1 का p2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव p2 माइनस ऑफ 1। f2 का x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है इसमें तो माइनस 1, प्लस f1 का x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x3 इसमें है नहीं तो 0। f2 का p3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, f1 का p3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव p3 के रिस्पेक्ट में है नहीं तो 0, और इसका हमारा हो जाएगा 1। तो अब देखो इसकी टर्म 0 0, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 0 ये 0 ये 0, तो पूरी इक्वेशन क्या बन गई, 0 बन गई। तो उससे हमारा क्या हुआ, अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी f1 f2 वाली इक्वेशंस है ना वो क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो अगर ये वेरीफाई हो गई तो अब हमें तो क्या निकालना, सोल्यूशन dz इज इक्वल टू p1 dx1 प्लस p2 dx2 प्लस p3 dx3, और उसके लिए हमें चाहिए p1 p2 p3 की वैल्यू। तो टू फाइंड p1 p2 p3 हम क्या करेंगे, जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है वो हमने उठा ली। फोर्थ इक्वेशन मतलब ये वाली x1 प्लस p1 माइनस x2 माइनस p2 इज इक्वल टू a1, हमने ये इक्वेशन उठा ली। तो x1 प्लस p1 इज इक्वल टू, उसको हम अगर उधर लेके चले जाएंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हम इस इक्वेशन में x3 प्लस p3 ले लें इक्वल टू x2 प्लस p2 प्लस a2 हो जाएगा, तो हमारी ये आ गई एक इक्वेशन। ओके, अगर हम इन दोनों इक्वेशन का फर्स्ट में यूज़ कर ले तो क्या होगा हमारा, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है, ये है p1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस p2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस p3 प्लस x3 का स्क्वायर एंड दिस। तो हमने p1 प्लस x1 की वैल्यू निकाली, p2 प्लस x2 की वैल्यू निकाली। इधर देखो p1 प्लस x1 p1 प्लस x1 की वैल्यू निकाली और p3 प्लस x3 की वैल्यू निकाली। तो हमने p1 प्लस x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, p2 प्लस x2 एज इट इज़, p3 प्लस x3 की वैल्यू हमने कर दी पुट यहाँ, माइनस ऑफ 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 प्लस x3 इक्वल टू 0, हमने ये लिख दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, तो देखो क्या है, हमने इस टर्म को 1 मान लिया और इसको ऐसे, तो इसका a प्लस बी का स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू दिस प्लस ये वाली टर्म एज इट इज सिमिलर हमने ये मान लिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस माइनस ऑफ 3x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब देखो x2 प्लस p2 का स्क्वायर एक बार, x2 प्लस p2 का स्क्वायर 2 बार, x2 प्लस p2 का स्क्वायर 3 बार, तो 3 ऑफ x2 प्लस p2 का स्क्वायर, 2 ऑफ x2 प्लस p2 इंटू a1, 2 ऑफ x2 प्लस p2 इंटू a2। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से 2 ऑफ x2 प्लस p2 कॉमन ले लेंगे तो a1 प्लस a2 आ गया। ओके, ऑल्सो हमारा क्या बच गया यहाँ, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x2 प्लस p2 का स्क्वायर की, देखो क्या है, इसका स्क्वायर फिर ये सिंगल टर्म देन कांस्टेंट, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बन गई। जैसे हमारा ये होता है ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की। सिमिलर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी है, x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की पावर 2 है ना, तो ये हमारी x2 प्लस p2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a हमारा जैसे 3 है, b हमारा इसमें क्या है 2 इंटू a1 प्लस a2, c हमारी ये पूरी टर्म है। तो अगर हमें इसका रूट निकालना हो तो वो फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ 2b, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या होती है हमारी 2 इंटू x2 प्लस 2 इंटू a1 प्लस a2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ऑफ a1 प्लस a2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो क्या हो जाएगा 4ac। तो मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और
12 आ गया, और इनटू में हमें इस पूरा c लेना है तो c ले लिया, अपोन में क्या होता है 2a, तो 3 इंटू 2 6। तो हमारा ये फॉर्मूला हमने ओपन किया, कुछ नहीं, वो हमने बस डिस्क्रिमिनेंट वाला रूल लगाया है, वो फार्मूला लगाया है रूट्स निकालने के लिए, कि अगर हमें रूट निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, अगर हमें जैसे इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो ये रूल होता है वही लगाया है यहाँ पे। तो अगर हम p2 निकालें तो x2 उधर चल जाएगा, माइनस ऑफ x2 प्लस, अगर हम करें ये माइनस इधर रखा है 2/6 लिख दिया, माइनस ऑफ a1 प्लस a2 प्लस माइनस दिस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ऑल्सो अगर हमने पूरे में से 2 कॉमन लिया है तो यहाँ से और यहाँ से भी कॉमन लेंगे। अगर रूट से 2 बाहर जाएगा, मतलब रूट से अगर हमें 2 कॉमन लेना है तो मतलब हमने रूट से क्या कॉमन लिया होगा 4, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर क्या होता है, अगर वो बाहर जाएगा तो वो 2 बनेगा ना, तो हमने 4 कॉमन लिया होगा तो यहाँ 4 चला जाएगा और यहाँ से भी 4 चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3 a1 प्लस a2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, तो हमारा ये आ गया, कैंसिल हो गया 1/3 माइनस ऑफ a1 प्लस a2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या लिख दिया इन्होंने ये a इंटू x1 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये क्या कहना है 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म आ गई। ओके, ऑल्सो हमने रूट खोला है यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मल्टीप्लाई करो माइनस ऑफ 3a1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3a2 का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया है। तो a1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3a1 का स्क्वायर क्या क्या माइनस ऑफ 2a1 का स्क्वायर, सिमिलर माइनस ऑफ 2a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। हमने सिंपल क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रूट इसकी इक्वेशंस को खोला है और ये लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, जो 1/3 है ना इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पूरी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ बनेगा माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ 1/3 1 प्लस a2 प्लस माइनस, जैसे इसकी भी अगर हम 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर जाके क्या होगा, वो 1/9 बनेगा, तो यहाँ भी बाई में 9 बाई में 9 बाई में 9 और बाई में 9, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस ऑफ 2/9 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a1 a2। ओके, तो हमारी टर्म कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ओके, देन हमने क्या किया, p2 इज टू माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ 1/3 a1 प्लस a2, इस पूरी इक्वेशन को हमने थोड़ी देर के लिए t मान लिया, एंड जब लास्ट में हमारी जो भी सोल्व करने के बाद आएगा तो हम वापस टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टिपिकल बन जाएगी ना ये वैल्यू लिखने में, तो बाद में हम इसकी वैल्यू ऐसे ही एज इट इज़ पुट कर देंगे एट द एंड। ओके, तो हमारी p2 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें तो जैसे p2 की वैल्यू आ गई, हमें तो p1 p2 p3 सब की वैल्यू निकालनी है, तो p2 आया है अभी तो सिर्फ, तो हमने क्या किया, जो हमारी 4th और 6th इक्वेशन है, कौन सी, जो ये वाली 4th इक्वेशन और ये 6th इक्वेशन है, वो हमने इस तरीके से ले ली। देखो जो 4th इक्वेशन है वो क्या कहती है हमारी, कि x1 प्लस p1 माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ p2 इज इक्वल टू a1 है, मतलब x1 प्लस p1 माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ p2 है ना, और अभी हमने क्या निकाला है, p2 ही निकाला, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इक्वल टू a1, तो ये चल रहा है x1 प्लस p1 माइनस ऑफ x2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3 a1 प्लस a2, प्लस माइनस है तो माइनस आ गया तो माइनस प्लस t इक्वल टू a1। p1 की वैल्यू हमें चाहिए, इससे कैंसिल हो गया, उधर जाएगा तो माइनस ऑफ x1, उधर जाएगा a1 माइनस करेंगे 1/3 a1 तो 2 ऑफ a1/3 माइनस ऑफ a2/3, ये उधर जाके यहाँ माइनस प्लस है तो उधर जाके अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस टी आ गया। जैसे हमने p1 की वैल्यू निकाली है, सिमिलर हम यहाँ से इसमें भी p2 की वैल्यू पुट करके यहाँ से p3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो p3 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी सिमिलरली। ओके, अब हमारे पास क्या है, p1 आ गया, p2 आ गया और p3 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, dz इज इक्वल टू p1 dx1 प्लस p2 dx2 प्लस p3 dx3, तो वो वैल्यू हम इसके अंदर कर देंगे पुट, p1 की, p2 की और p3 की। तो dz इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ये वाली फर्स्ट सारी टर्म इकट्ठी कर ली, x1 dx1 x2 dx2 x3 dx3 माइनस कॉमन, a1 2a1/3 माइनस ऑफ a2/3 dx1, ये वाली टर्म, सॉरी देखो पहली हमने टर्म इकट्ठी करी है, देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी है, ये dx1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी है ये, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी है ये, उसके बाद यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो प्लस माइनस t हमने कॉमन ले लिया, इसके साथ dx1 इसके साथ dx2 प्लस dx3, हमारी ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यू जो हमने यहाँ रख ली थी ना, तो यहाँ
टी की वापस वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारा आएगा ये आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते ही हमारा क्या हो जाएगा, वही कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। तो डी जेड का इंटीग्रेशन जेड x1 dx1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर अपॉन 2, x2 dx2 क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर अपॉन 2, x3 का क्या हो जाएगा, x3 का स्क्वायर अपॉन 2, और वो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। 1/3 2a1 माइनस a2 dx1 का हो जाएगा x1 माइनस 1/3 a1 प्लस a2 dx2 का क्या हो जाएगा x2 प्लस 1/3 2a2 माइनस a1 dx3 का x3 प्लस माइनस क्या हो गया ये 2/3, ये बताती हूँ मैं कैसे लिखा है। देखो इसके अंदर क्या 1 पावर है हमारी, सिर्फ और सिर्फ 1 पावर है, और x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये क्या साथ में dx1 प्लस dx2 प्लस dx3, ये इसकी होल पावर 1/2 है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे का तो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर इनकी पावर 1 है, इस वजह से हम इसका ये रूल लगा सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, वही जैसे x के साथ अगर dx हो तो हमारा x²/2 हो जाता है इंटीग्रेशन। सिमिलर अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 के साथ dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो हमारी ये टर्म हो गई। तो 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो यहाँ 3/2 अपॉन 3/2 वो पलट के क्या हो जाएगा 2/3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट a/3। तो हमारे ये हमने इंटीग्रेशन करके हमारे ये आ गए, और ये हमारा क्या होता है कंप्लीट इंटीग्रल, जिसके अंदर जो हमारे a1 a2 a3 क्या है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। अब है ये हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं आपको थोड़ा मेन जो इसमें अलग चीज़ है वो बता देती हूँ, आगे आप देखना इसको, फिर थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ जैकोबी मेथड। देखो ये तो बोल दिया इन्होंने जैकोबी मेथड, लेकिन अब देखो इसमें क्या है, हमारा x y z सारी टर्म्स हैं, लेकिन हमें तो जैकोबी मेथड x1 x2 x3 p1 p2 p3 टाइप में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो x है उसको तो x1 लिखेंगे, y को x2 और z को x3। x y z हैं उसकी जगह हम क्या लिखते हैं वैसे भी जैकोबी मेथड के अंदर x1 x2 x3, और ये जो कर्ल u अपॉन कर्ल x है, कर्ल u अपॉन कर्ल y और कर्ल u अपॉन कर्ल z, उनकी जगह क्या लिखेंगे p1 p2 एंड p3। ओके, तो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x1 का स्क्वायर x2 p1 का स्क्वायर p3 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर p2 माइनस ऑफ 2x2 p1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। देन अगर हम इसमें से देखें तो x1 का स्क्वायर अपॉन अगर x2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 ऑफ p1 का स्क्वायर p3, और यहाँ p2 अपॉन x2 क्योंकि इसमें से x1 का स्क्वायर और x2 कॉमन लिया तो यहाँ x2 बाई में आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 p1 का स्क्वायर अपॉन x2 तो कॉमन ले लिया, x1 का स्क्वायर भी कॉमन लिया तो बाई में x1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस टर्म को अगर उधर लेके जाएंगे तो बाई में 0 बन जाएगी। तो 2p1 का स्क्वायर p3 माइनस p2 अपॉन x2 माइनस ऑफ 2p1 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यही बात थी इस क्वेश्चन के अंदर अलग। आज जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं तीनों ही थोड़े थोड़े अलग होते हैं स्टार्टिंग में, बाकी तो वही है जो हमने लेक्चर 1 में किया था सारा कुछ। तो हमारा ये इस तरीके से हो गया जो अलग पार्ट था। अब हमारा वही पार्ट है जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि जो ये फंक्शन है वो x1 x2 x3 p1 p2 p3 टाइप का है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। देन हम क्या करते हैं, जैकोबी की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं जो कि हमारी ये होती है। अब हम इसका x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, p1 p2 p3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 2p1 का स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट, अगर x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो माइनस 1/x1 का स्क्वायर है जैसे, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x1 की पावर -2, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया x1 की पावर -3, मतलब 2 अपॉन x1 की पावर 3 हो गया। अब 2 2 जा 4 p1 का स्क्वायर अपॉन x1 की क्यूब। सिमिलर हम x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x3 के रिस्पेक्ट में p1 p2 सिंपल डेरिवेटिव करना है तो वो हम कर लेंगे। ओके, देन डेरिवेटिव करने के बाद हम इन इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट कर दिया हमने। देन हमें क्या करना है, तो इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे और f1 और f2 बना लेंगे। ओके, जैसे ही हम इस इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो p3 इज इक्वल टू a1 आ जाएगा। a1 है हमारा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो f1 हमारा हो गया p3 इज इक्वल टू a1। अब हम क्या लेंगे इस इक्वेशन का थर्ड और फोर्थ फ्रैक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि थोड़ी सिमिलर टाइप की हमें दिख रही है। यहाँ से x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा dx2 इज इक्वल टू dp2 अपॉन p2 अपॉन x2। और इस x2 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं पलट के x2
और अगर ये ऐसे है तो ये बाई में चला जाएगा, तो dx2 अपॉन x2 हो जाएगा इज इक्वल टू dp2 अपॉन p2 हो जाएगा। तो हमें इस तरीके की इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है, तो हमने ये दो इक्वेशन उठा ली। तो हमारी उठाने के बाद हमारी इस तरीके की आ गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर पूरा तो log ऑफ p2 log ऑफ x2, अगर दोनों log की फॉर्म में तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी log आएगा, तो log ऑफ a2 log ऑफ p2 इज इक्वल टू log m प्लस log n log mn, वो हो गया p2 इज इक्वल टू x2 a2, p2 के बाई में x2 आ गया तो a2 हमारा ये आ गया। ओके, तो इसे हम क्या मान लेंगे f2। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। देन हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशंस करते हैं। वेरिफिकेशन करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, समीशन r इज इक्वल टू 1 से 3 दिस। उसके बाद हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। जैसे ही हम इनकी वैल्यू आप निकाल लेना, वही जैसे हमारे क्वेश्चन में निकालते हैं, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। और 0 आ गया तो उसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी f1 और f2 की वैल्यू क्या होगी, वेरीफाई हो गई कि वो सही है। देन हम क्या करते हैं, हमें तो dz चाहिए p1 dx1 p2 dx2 p3 dx3, तो हमें p1 p2 p3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फ्रॉम फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, जो कि मैंने ये लिख दी है, देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी और फोर्थ इक्वेशन थी, मैंने आपकी लिख दी है फोर्थ, ये जैसे ये लिख दिया। ओके, तो अब देखो हमने क्या किया इसके अंदर, देखो p3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 है, तो हम इसके अंदर यहाँ a1 रख देंगे, और p2 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है a2, तो इसके जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, तो ये माइनस ऑफ a2, तो ये आ गया। ओके, p1 का स्क्वायर है 2p1 का स्क्वायर है, तो हम 2p1 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू हमने क्या पुट करी है a1, यहाँ क्या गया a1 माइनस ऑफ 1/x1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू a2 है तो ये पुट कर दी इक्वल टू 0। 2p1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एलशियम ले लिया a1 x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, बाय में क्या आएगा x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ a2, साथ में हमने इसका भी एलशियम ले लिया, तो अगर हम ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा, इसका भी एलशियम ले लिया तो a2 x1 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0, देन 0 इंटू दिस, ये उधर जाके 0 बन जाएगा, तो 2p1 का स्क्वायर इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये बाई में आ जाएगा। p1 की वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ दिस। ओके, p2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है ये a2 x2, और p3 की वैल्यू है a1, तो हमारे पास p1 p2 p3 सारे आगे हमने वैल्यू पुट कर दी। देन हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dz का z अंडर रूट ऑफ a2/2, इसका करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा, ये 1/a1 a1 x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ a की पावर 1/2 प्लस x2 dx2 क्या है, x2 का स्क्वायर अपॉन 2 a1, इसका dx3 का x3 प्लस a3। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x1 अपॉन अंडर रूट a1 x1 की क्यूब माइनस 1 dx1, हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ओके, ताकि जल्दी हो जाए, मैंने ऐसे कर दिया। देखो अब इसको हम टी पुट कर देंगे, देन हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर आ गया 2a1 x1, ये 2 नहीं है, और dx1 इसका 0 dt1 x1 dx1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा dt1 अपॉन 2a1, x1 dx1 की वैल्यू पुट करेंगे dt1 अपॉन 1/2a1, और अंडर रूट ऑफ इसकी वैल्यू क्या पुट करी थी t। अब अंडर रूट ऑफ t है तो ये क्या हो जाएगा 1/2a1, और t की पावर माइनस ऑफ 1/2a1, और यहाँ t1 है ना, तो dt1 आ गया। अगर t पुट किया है तो यहाँ सिंपल dt है, तो हमने t ही पुट कर रखा है तो dt आ गया, t की पावर माइनस 1/2। जैसे ही अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2a1, तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा, और उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/a1 t की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट ऑफ t, मतलब क्या आ गया 1/a1, और t की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने ये, तो अंडर रूट ऑफ दिस, और इसके पावर 1/2, और हमारा ये आ गया। एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, नॉर्मल जो हम +2 क्लास में इंटीग्रेशन करते थे ना, कि इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, देन वही दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया, देन इनकी वैल्यू कंप्लीट t को चेंज कर दी, देन t की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दी, वही किया है। ओके, नॉर्मल इंटीग्रेशन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगर डाउट रह गया हो फिर भी तो कमेंट्स में बोल देना। थैंक यू सो मच।